लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 6 बजे थम गया है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में रीवा और सतना बिंद की 2 संसदीय सीटें इन पर चुनाव होना है। बुंदेलखंड की टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो में चुनाव होना है। इसके साथ साथ मध्य भारत की होशंगाबाद सीट पर भी 26 तारीख को मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। कुल 80 प्रत्याशी इन 6 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने इसके लिए 12,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ का बल और पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह तलाशी अभियान ले रहा है। इसके साथ साथ जो सीमा चौकी बनाई गई है, नाकेबंदी कर दी गई है, बाहरी लोगों को क्षेत्र छोड़ने के लिए कह दिया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव आयोग दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयार है और 26 तारीख को ये मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं। सागर में और हरदा में वो अपनी सभाएं कर रहे हैं और इसके बाद शाम को देर शाम भोपाल में एक बड़ा रोड शो भी होगा, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। चुनाव के आते ही हर छोटा बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर पवित्र शिप्रा नदी में नाले का पानी मिक्स हो रहा था, जिससे नाराज होकर उज्जैन के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार नाले के गंदे पानी में ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि सरकार ने लाखों रुपया नदी की सफाई पर खर्च किया है, लेकिन नतीजा सिफर है। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। पुराणों के मुताबिक जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें शिप्रा नदी में गिरी थी। उस पवित्र नदी की पवित्रता को गंदे नाले खत्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। मगर इसे चुनावी मुद्दा बनाना कहां तक उचित है, यह जनता को तय करना है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन किए। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में खासकर इंड अलायंस के सबसे मजबूत सहयोगी कांग्रेस पे हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि जिस गरीबी भगाओ की बात उनकी दादी करती थी, उनका साफ इशारा इंदिरा गांधी के तरफ था, उसी की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वोट का महत्व होता है। अगर आप एक वोट देते हैं तो एक वोट से आतंकवाद का समूल नाश होगा और एक ही वोट से आतंकवादियों की पुनः वापसी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो देश बांटने वाली है, क्योंकि देश बांटने की डीएनए उनमें पहले से ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झांसी में मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां भी अपने अंतिम चरण पर पहुंचने लगी हैं, क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि 26 तारीख को लोकसभा चुनाव को के नामांकन का जो डेट है वो अनाउंस होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। ये तहसील कार्यालय है जो जिलाधिकारी कार्यालय के ग्राउंड में लगातार जिस तरह नामांकन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू होगी। 26 तारीख को जिस तरह डेट का अनाउंस होगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे लगातार जिस तरह जो बैरिगेटिंग है, बैरिगेटिंग का कार्य तो जो है पूर्ण कर लिया गया है सुरक्षा की लिहाज से, और सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है वो भी लगातार कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो फूक चुका है और 20 मई को जिस तरह 5वें चरण में झांसी में मतदान होना है, मतदान को सुचारू रूप से चालू करने के लिए लगातार जिला प्रशासन की जो मुहिम है वो तेज है। तैयारियों का जो दौर है वो अंतिम चरण पर पहुंच गया, क्योंकि 27 तारीख से जो मतदान है, मतदान का नामांकन है, जो भी प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जा रहा है चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों के प्रत्याशी तो घोषित हो चुके। हालांकि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो पूर्व में जिस तरह बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन
प्रत्याशी की रिपोर्ट जो है वो गलत पाई गई तो प्रत्याशी का नाम जो है वो काट दिया गया। लेकिन अभी तक फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं उतरा है। विवेक राजौरिया, भारत एक्सप्रेस, झांसी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी सहित उसके बड़े नेतृत्व पर कड़े आरोप लगाते हुए आरोपों की झड़ी लगाई। जहां उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर सवालिया निशान खड़े भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, महिलाओं के मंगलसूत्र पर हमले की बात जहां भाजपा कर रही है, मंगलसूत्र की एक भी लाइन अगर मैनिफेस्टो में हो तो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका मैनिफेस्टो हो या जिसका प्रचार हो या खड़गे साहब हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सब सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। हाँ, मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी जरूर रचते हैं। वहीं उन्होंने गुटबाजी के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए कैलाश विजयवर्गीय गुट, नरोत्तम गुट, मोहन यादव मुख्यमंत्री का गुट बताते हुए गुटों की झड़ी लगा दी। वहीं पार्टी के द्वारा समय से काफ़ी लेट प्रचार प्रसार को लेकर कहा, हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रभारी सभी जो प्रचार करने वाले कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक कर ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रचार करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हावी है, उसको आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा, सभी नेताओं के साथ समन्वय बनाने का कार्य प्रभारियों के द्वारा लगातार जारी है और 29 की 29 लोकसभा सीटों के दावे कर रही भाजपा के आरोपों को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके जुमले विधानसभा में देखने को मिले और लोकसभा में देखने को मिले, इस चुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं। और प्रचार प्रसार की बात की जाए तो हर पार्टी अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के ग्वालियर दौरे को लेकर उन्होंने कहा, उनका काम प्रचारक का है तो वह प्रचार कर रहे हैं, वहीं हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। पाटलिपुत्रा से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे रामकृपाल यादव ने साफ साफ कहा है कि जनता उनके लिए चुनाव लड़ रही है। मीसा भारती पर आरोप लगाते हुए रामकृपाल यादव ने कहा है कि मीसा भारती के समर्थन में कई बड़े राजनेता हैं जो उनके पिता और भाई की भूमिका में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कैंप कर रहे हैं। इसके बावजूद जो चुनाव जनता लड़ रही है, आखिरकार उसी की जीत होगी। कोई नई बात थोड़ी है, कौन कैंप करेंगे नहीं करेंगे, पहले भी कैंप कर चुके हैं। आप लोग तो गवाह हो। इसके पहले कौन नहीं कैंप किया था, उसके पहले 14 और 19 कौन कौन कैंप नहीं किया था, वो तो आपका कैमरा गवाह है, आपका रिकॉर्ड गवाह है। क्या उससे फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे इलाके का हवाला देते हुए रामकृपाल यादव ने साफ तौर पे कहा कि जनता उनके साथ है और ऐसी स्थिति में उनकी जीत सुनिश्चित है। इसके अलावा पूर्व में जंगल राज का हवाला देते हुए रामकृपाल यादव ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। 2005 तक के शासनकाल का हवाला देते हुए रामकृपाल यादव ने साफ साफ कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में गुंडागर्दी थी और 2005 के बाद एनडीए ने इस गुंडागर्दी को समाप्त कर सुशासन स्थापित किया है और इसी के आधार पर जनता वोट कर रही है। कुल मिलाकर रामकृपाल यादव के इस हमले के पीछे एकमात्र वजह है कि मीसा भारती के पक्ष में लालू परिवार कैंप करके चुनाव प्रचार कर रहा है और रामकृपाल यादव अपने दम पर जनता का हवाला देकर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी नितेश सिंह के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोदा के एक बयान से राजनीतिक हलचल भारत के अंदर तेज हो गई है। सैम पिट्रोदा ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है, अगर कोई बिलियनर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 45% उसकी आगे जो जनरेशन है उसको वो संपत्ति मिलेगी और 55% जो संपत्ति है वो सरकार को चली जाएगी। ऐसा कानून का उन्होंने वहां पर जिक्र किया। ऐसे में इस कानून को लेकर अब
भारत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया है, जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि एक मार्गदर्शक के रूप में सैम पिट्रोदा हैं, बड़े बड़े विषयों पर अपनी जो बात है वो रखते हैं, लेकिन जो ये बात उन्होंने कही है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। और इसी बात को प्रधानमंत्री ने अपनी छत्तीसगढ़ की जनसभा में भी उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से कहें कि विरासत कर लाना चाहती है, जिस पर कांग्रेस पार्टी का पलटवार यह है कि अगर ऐसा करना होता तो हम 55 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा या ऐसा कोई कदम कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं उठाया गया है। 55 साल से इस तरह का कोई टैक्स लागू नहीं किया गया है और सैम के बयान को तोड़ मरोड़ के पार्टी पेश कर रही है, जिससे कि एक माहौल बनाया जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको भुनाने की कोशिश कर सके। तो इस वक्त जो सैम का बयान रहा है उसको जैसे तैसे करके तोड़ मरोड़ के ही जनता के सामने पेश कर रही है। कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में इस समय सभी पार्टियों के बड़े नेता लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। अमरावती सीट पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, तो वहीं कांग्रेस के समर्थन में राहुल गांधी ने रैली की। नवनीत कौर राणा पिछली बार वहां से निर्दलीय सांसद थी, जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है और अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद वहां पर बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। साथ ही साथ बीजेपी के दूसरे सहयोगी बच्चू कडू भी इससे नाराज होकर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जिसके बाद वो सीट कांटे की टक्कर में फंस गई है। अब कांग्रेस की कोशिश है कि इस नाराजगी का फ़ायदा उठाया जाए और कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां की जाए और बड़े नेताओं को बुलाया जाए, ताकि अमरावती की सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाने में कामयाब हो पाए। जबकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि नाराज वर्कर्स को मनाया जाए और बीजेपी का कब्जा बरकरार रहे। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। में क्षत्रिय समाज की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों पुरुषोत्तम रूपाला ने राजकोट में क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयान दिया और उसके बाद पूरे राज्य में क्षत्रिय समुदाय आक्रोशित है और इसी क्रम में अब क्षत्रिय समुदाय ने धर्म रथ निकालने का ऐलान कर दिया है और उसकी शुरुआत भी कर दी है। आज गुजरात के अलग अलग धार्मिक मंदिरों से धर्म रथ की शुरुआत की गई है और इस रथ का उद्देश्य महज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध करना है। आज राज्य में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध किया गया, तो दूसरी तरफ राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी लगातार क्षत्रिय संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं और क्षत्रियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज इस बात पर अडिग है कि जब तक रूपाला का नामांकन रद्द नहीं होगा तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अब चूंकि रूपाला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और रूपाला को हटाया नहीं जा सकता, ऐसे में क्षत्रिय समाज ने अपनी रणनीति बदलती है और अब क्षत्रिय समाज पुरुषोत्तम रूपाला का व्यापक तरीके से विरोध करने लगा है। और इसी क्रम में आज रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जो धार्मिक मंदिरों से जिसकी शुरुआत हुई है और अलग अलग गाँवों में क्षत्रिय समुदाय जाकर रूपाला का विरोध कर रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। रायबरेली सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज की थी, वो थी रायबरेली। और इसी सीट को पाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने अभेद चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपनीय सर्वे रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें कि रायबरेली से लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम निकल के आ रहा है वरुण गांधी का नाम है, उभरता हुआ नाम है। उसी को लेकर वरुण गांधी से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत की है कि आप रायबरेली से ताल ठोके। हालांकि मिली सूत्रों की जानकारी के हिसाब से छोटी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ने के चुनाव को लेकर वरुण गांधी ने परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत को लेकर
स्थिति के बाद ही जो स्पष्ट होगा वो बताया जाएगा। हालांकि अभी कुछ दिनों का वक्त मांगा है, वक्त के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि रायबरेली से ताल ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे। पर अगर वो ताल रायबरेली से ठोकते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि गांधी परिवार, नेहरू परिवार के दो जो दिग्गज है वो आमने सामने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। खीरी में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का लखीमपुर खीरी में आगमन हो रहा है। सभी अपनी एरी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि अपनी पार्टी का दमखम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के मन में अपनी पार्टी की नीतियों का बखान कर रहे हैं। लगातार दिग्गज नेता लखीमपुर आगमन है। वहीं आज 24 तारीख को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब लखीमपुर की दोनों लोकसभा के बाद आज लखीमपुर खीरी लोकसभा में आए हैं और वो 29 लोकसभा दौरा रेखा वर्मा के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता को लुभाने आए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम के पहुंचते ही तमाम कुर्सियां जो हैं खाली देखने को मिली पंडाल के नीचे, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और कल यानी कि 25 तारीख को भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखीमपुर खीरी 28 लोकसभा खीरी के सांसद जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नामांकन कराने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, जो नामांकन कराएंगे। अब देखना ये होगा लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लखीमपुर खीरी में आना क्या उनकी सीट को मजबूत करता है। ये तो जनता तय करेगी कि किसको संसद की कुर्सी पर बैठालना है। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी आशीष गुप्ता के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, लखीमपुर खीरी। सियासत में हर एक कदम बहुत सोच समझकर चला जाता है और कोई भी बयान बहुत ही तौल कर दिया जाता है। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सामने लोकसभा का चुनाव हो। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन हाई प्रोफाइल सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर और प्रत्याशियों के चयन को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही। बदायूं में कई बार प्रत्याशी बदला गया, वहीं अब इत्र नगरी का भी हाल कुछ वैसे ही होते जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आज पत्रकारों से बातचीत करने में अखिलेश यादव ने कहा कि कौन प्रत्याशी होगा यह नामांकन से पहले पता हो जाएगा। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। यानी कि अखिलेश यादव ने जो खुद सूची जारी की थी उसको लेकर वह कंफर्म नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो प्रत्याशियों को बार बार बदला जा रहा है वह जनता का विचार कितना बदलती है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। सबसे वीवीआईपी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब यहां तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद अब उनके नामांकन की तैयारियों की रूपरेखा तय की जा रही है। नामांकन के लिए सबसे खास है प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान उनके प्रस्तावक कौन होंगे और वो किन समाज के लोग होंगे और किनका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अपने नामांकन के दौरान करेंगे, इसको लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है। लेकिन भाजपा ने गुपचुप तरीके से प्रस्तावकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ बताया जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 10 लोगों की सूची प्रस्तावकों के लिए बनाकर प्रस्तावित की है, जिस पर शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसलिए उनके नामांकन के दौरान प्रस्तावकों के चयन में भी समाज के सभी वर्गों और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी ऐसे ही प्रस्तावकों के चयन की प्रक्रिया में जुटा है। यहाँ से प्रस्तावकों के लिए प्रस्तावित नामों के साथ ही उनके पूरे डिटेल के साथ सूची भेजी जा चुकी है, जिसमें प्रस्तावकों के उल्लेखनीय कार्य के साथ ही उनके समाज के प्रतिनिधित्व की भी जानकारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दी गई है। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ही ये तय किया जाएगा
कि प्रस्तावक कौन होंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्चा भरने के दौरान उनके नामांकन पत्र में प्रस्तावक के तौर पर शामिल होंगे। तो इसको लेकर भाजपा की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी भी सक्रिय है और बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रस्तावकों का नाम फाइनल कर औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा और प्रधानमंत्री जब यहाँ नामांकन के लिए पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो प्रस्तावकों से ही मुलाकात करेंगे और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। झारखंड की 2 महत्वपूर्ण सीटों पर बुधवार को प्रत्याशियों ने नामांकन का काम किया। लोहरदग्गा और पलामू ये 2 सीटें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इन 2 सीटों पर आज नामांकन का कार्य हुआ, जहां लोहरदग्गा में गुजरात के मुख्यमंत्री ने नामांकन के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पलामू में जो केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, उनकी मौजूदगी में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, नामांकन किया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि चमरा लिंडा जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत पुराने नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी लोहरदग्गा सीट से निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। इस कारण लोहरदग्गा में अगर देखा जाए तो संघर्ष अब एक तरह से त्रिकोणीय के जैसा होने जा रहा है। खुद जो अभी वर्तमान में सांसद हैं सुदर्शन भगत, उनका भी ये बयान आया कि लोहरदग्गा में चमरा लिंडा के नामांकन करने के बाद जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बन गई है। इस तरह अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से कल खूंटी में, उसके एक दिन पहले सिंहभूम में और अब आज 2 सीटों पर नामांकन के बाद बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो गया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। भोजपुरी सिने स्टार व बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने पवन सिंह को हर संभव समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे काराकाट लोकसभा से और वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, वो अगर रास्ता भटक गए हैं तो मैं उन्हें समझाने की हर संभव कोशिश करूंगा। पवन बाबू से बोला अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट देली जा ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कैलें, बाकी भविष्य में उनका ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला। गौरतलब है कि बीजेपी ने पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह बिहार के आरा या उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवारी चाहते थे। लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पवन सिंह से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना बताई जा रही है। और यही कारण है कि मनोज तिवारी जब आज बिहार के अररिया, कटिहार और भागलपुर में अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो यहां जब उनसे पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं और राष्ट्रवाद के राह पर चलते हैं। अगर वो भटक गए हैं तो मैं उन्हें हर संभव प्रयास करूंगा समझाने की और उम्मीद करता हूं कि पार्टी उन्हें आगे चलकर उम्मीदवार बनाएगी। पटना से सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। आज महाराष्ट्र के माढ़ा से शरद पवार ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और किसान के मुद्दे पर लेकर पीएम मोदी को घेरने की जो कोशिश है वो की गई। शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की वजह से देश के किसान संकट में है, सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, पीएम मोदी की वजह से आम लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। साल 2014 में मोदी ने कहा था पेट्रोल का दाम कम करेंगे, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमत 107 रुपए है, दाम अभी भी कम नहीं किए गए। गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। इस दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी का साल 2014 वाला भाषण भी सुनाया।
ऐसे में पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी, वो सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। जो ये सिलसिला है एक दूसरे पर जुबानी हमले का, वो लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव में निर्णायक फैसला किसके हक में आता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।